आज से हम लोग रोज़ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ये क्वेश्चंस मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम्स में रिपीट होते हैं। आई एश्योर यू दैट। आई होप आप सब लोगों की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही होंगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ अभी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स ऑन गोइंग है। नेक्स्ट मंथ आईबी के एग्ज़ाम आ जाएंगे और स्टेट एग्ज़ाम्स हैं काफ़ी, तो ये क्वेश्चंस आपको वहाँ देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स बिगिन आवर सेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसने फ्रेम किया था? ये किसने फ्रेम किया था? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने टोटल बेसिकली इसमें 389 मेंबर्स थे। कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। जस्ट अ मिनट, या ओके। इसमें टोटल बेसिकली 389 मेंबर्स थे और पार्टीशन के बाद इसमें 299 मेंबर्स बचे थे, जिसमें से जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडैप्ट कर रही थी तो उसमें 284 मेंबर्स थे जिन्होंने इसमें साइन किया था। तो कई बार क्वेश्चंस ये पूछा जाता है कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया तो कितने मेंबर्स ने उसमें साइन किया था? तो कितने मेंबर्स ने किया था? 284 मेंबर्स ने। कितने मेंबर्स ने किया था? 284 मेंबर्स ने उसमें साइन किया था। अगर इसमें सेकंड क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट किस दिन किया गया था? वो किस दिन किया गया था? 26 नवंबर 1949। इसी दिन को संविधान दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इसमें टोटल जो 70 मेंबर्स थे ये कहाँ से थे? ये प्रोविजनल स्टेट से थे, यानी आप राजा महाराजा ये लोग थे, तो 70 मेंबर्स यहाँ से थे। तो क्वेश्चन ये है कि टोटल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर्स थे? 389 मेंबर्स थे। इसमें से पार्टीशन के बाद इंडिया में कितने बचे? 299, मतलब कि 90 मेंबर्स पाकिस्तान में चले गए। और जिस दिन ये अडॉप्ट हुआ था उस दिन कितने मेंबर्स ने साइन किया था? कितने मेंबर्स ने किया था? 284 मेंबर्स ने किया था। नेक्स्ट स्लाइड। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्ट कब हुआ था? ये कब अडॉप्ट हुआ था? ये हुआ था 26 नवंबर 1949 में अडॉप्ट हुआ था। इसी दिन इंडिया का प्रिएम्बल भी इफ़ेक्ट में आया था। अब प्रिएम्बल क्या होता है? आई गेस ये आप सब लोग जानते होंगे। प्रिएम्बल क्या होता है आपका? आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि प्रिएम्बल क्या होता है और ये किस कंट्री से लिया गया है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाए तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था? ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसने पास किया था? ये हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने पास किया था। किस दिन पास किया था? 13 दिसंबर 1946 में। कब पास किया था? 13 दिसंबर 1946 में। इंडिया सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक किस दिन बना था? किस दिन बना था? ये 26 नवंबर 1949 के दिन ही बना था। और ये ऐसा क्यों बोला जाता है? ये डेट कहाँ मेंशन है? बेसिकली ये डेट प्रिएम्बल के अंदर मेंशन है। कहाँ मेंशन है? प्रिएम्बल में मेंशन है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया गिव अवरसेल्फ व्हाट? इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट रिपब्लिक कंट्री। तो 26 नवंबर 1949 को इंडिया सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री बना था। एमरजेंसी प्रोविज़न जो इंडिया में है, एमरजेंसी, वो किस कंट्री से ली गई है या किस एक्ट से ली गई है? तो ये किससे ली गई है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई है।
मैं बात किस चीज़ की कर रही हूँ अभी? केवल एमरजेंसी प्रोविज़न की। तो एमरजेंसी प्रोविज़न कहाँ से लिया गया है? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया गया है। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब इनैक्ट हुआ था उस टाइम इंडिया का वॉइसरॉय कौन था? लेट्स चेक योर जीके। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जब इनैक्ट हुआ था तो इंडिया का वॉइसरॉय कौन था? एक चीज़ और आता है जो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग एमरजेंसी के बारे में बताता है, यानी जब भी एमरजेंसी लगेगी तो जो इंडियन सिटीजन्स को जो 6 फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उसमें से कुछ आपके सस्पेंड हो जाएंगे, हटा दिए जाएंगे। तो ये वाला जो चीज़ है, ये प्रोविज़न है, ये कहाँ से लिया गया था? ये जर्मनी से लिया गया था। ये कहाँ से लिया गया था? जर्मनी से लिया गया था। अब एमरजेंसी होती कितनी टाइप की हैं, यानी कौन कौन से आर्टिकल एमरजेंसी से डील करते हैं? तो इसको याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। 3 आर्टिकल हैं जो एमरजेंसी से डील करते हैं। एक है आर्टिकल 352, दूसरा है 356 और तीसरा है 360। अब इन्हें याद कैसे रखा जाए? तो आप सबसे पहले केवल एक 352 को याद रख लीजिए और इसमें +4 करते जाइए। +4 से आप 356 में पहुंचोगे और इस 356 में +4 करते ही आप 360 में पहुंचोगे। तो कौन कौन से आर्टिकल हैं जो एमरजेंसी से डील करते हैं? आर्टिकल 352 +4 356 +4 360। ये आर्टिकल बेसिकली इंटरनल डिस्टर्बेंस पे वर्क करता है। ये आर्टिकल जब भी इंटरनल डिस्टर्बेंस होगा तो आर्टिकल 352 वहाँ लागू हो जाएगा। 360 फाइनेंशियल डिस्टर्बेंस, और ये कभी भी इंडिया में नहीं लगा है। अभी कभी भी इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं आई है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आर्टिकल 356 कब लगता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया को क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन किसने कहा था? और ये क्वेश्चन रिसेंटली CPO-SI में आया हुआ है, तो आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। इंडिया को क्वासी फेडरल किसने कहा था? KC वेयर ने। इन्होंने क्या कहा था कि इंडिया एक क्वासी फेडरल सिस्टम है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वासी फेडरल होता क्या है? तो क्वासी फेडरल होता क्या है? क्वासी फेडरल एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे जो सेंटर होता है, अपने यहाँ सेंटर कहाँ है? दिल्ली। कौन सी गवर्नमेंट है सेंटर में? BJP, लेड बाय मिस्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। तो जो सेंटर होता है वो स्टेट में किन्हीं सर्टेन मैटर्स में डायरेक्टली इंटरफेयर कर सकता है। तो इंडिया कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? आप सबको सबसे पहले ये याद रखना है, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन है? क्वासी फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है। सेकेंड, क्वासी फेडरल कहा किसने था इंडिया को? KC वेयर ने कहा था। और क्वासी फेडरल होता क्या है? क्वासी फेडरल वो होता है जहाँ पे सेंटर स्टेट के मैटर्स में डायरेक्टली इंटरफेयर कर सके। इंडिया का नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया था? ये कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950 में। कब अडॉप्ट किया गया था? 24 जनवरी 1950। इसको याद कैसे रखोगे? 26 जनवरी 1950 आपको पता है क्या डेट है? किस चीज़ के लिए इम्पोर्टेंस रखती है ये डेट? ये डेट रखती है, इस दिन अपन क्या करते हैं? अपना रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं, और इस दिन फर्स्ट टाइम अपन ने रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया था। तो क्वेश्चन ये है, तो अब ये बताइए इंडिया का जो नेशनल एंथम है ये कौन सा है? जन गण मन। सॉरी, यहाँ पे ये गलत टाइप हो गया है, ये है जन गण मन। और ये किसने लिखा है? ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। आप मुझे ये बताइए, रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ किस
ईयर मिला था और किस बुक के लिए मिला था? किस बुक के लिए मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को नोबेल प्राइज़ किस ईयर में मिला था और किस बुक के लिए मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक नेशनल एंथम और बनाया है, जो कि एक सॉन्ग और कंपोज किया था, जो कि आजकल क्या है, नेशनल एंथम है किसी और कंट्री का। उसका नाम है बांग्लादेश। बांग्लादेश का जो नेशनल एंथम है, ये भी किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और सॉन्ग क्या है? सॉन्ग क्या है? आपनो सोना बांग्ला। आपनो सोना बांग्ला। जो नेशनल एंथम है, ये 1911 में सबसे पहले टाइम गाया गया था। और ये किस सेशन में गाया गया था? कोलकाता सेशन में गाया गया था। अब आपको अगर थोड़ा इसका मैं और ब्रीफ दे दूं तो 1911 बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पे दिल्ली इंडिया की कैपिटल बनी थी। दिल्ली क्या बनी थी? इंडिया की कैपिटल बनी थी 1911 में। ठीक है, आ गया समझ? नेक्स्ट स्लाइड में मूव करें। ओके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो लीगल एडवाइज़र थे, उनका नाम क्या था? उनका नाम था BN राव। क्या था? BN राव। इन इंसान ने, इन्होंने INA जो ट्रायल्स हुए थे, इसमें मेन लॉयर का काम किया था। किसका काम किया था? मेन लॉयर का काम किया था। तो इन्होंने जो अभी म्यांमार है, उसका भी कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था। मैं अगर एक क्वेश्चन पूछूँ आपसे कि म्यांमार इंडिया से कब अलग हुआ, तो ये कब हुआ? 1935 में हुआ। किस एक्ट से हुआ? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। INA ट्रायल्स के जो मेन लॉयर थे, उनका नाम क्या है? उनका नाम है BN राव। लीगल एडवाइज़र कौन है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? BN राव। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो पोस्ट ऑफ कैग है, क्या होता है? कैग का फुल फॉर्म कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल। तो ये किस एक्ट में बताई गई है, वहाँ से ली गई है, ये बोल सकते हैं। तो ये एक्ट ऑफ 1919 में इस पोस्ट के बारे में क्या होता है? जिक्र होता है। एक्ट ऑफ 1919 आप लोगों को याद है कि रिवाइज करवाऊँ? इसमें क्या होता है? एक्ट ऑफ 1919 किस नाम से भी फेमस है? ये मॉन्टेगो कैम्सफोर्ड रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट से ही तो रुलार्ड एक्ट पास हुआ था। अब रुलार्ड एक्ट क्या है? ये बेसिकली जो भी इंसान बिना परमिशन के अपने पास हथियार रखेगा, उसको बिना किसी पहले से बताए हुए उसको क्या कर लिया जाएगा? अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये वही वाला एक्ट है जिसमें कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल की पोस्ट को सबसे पहले टाइम मेंशन किया गया था। और ये क्वेश्चन अभी रिसेंटली CPOSI 2018 के पेपर में आया हुआ है। अब कैग के बारे में आपको मैं कुछ और जानकारी दे दूं। तो जो कैग है, ये किस आर्टिकल में आता है? ये आर्टिकल 148 में आता है। किस आर्टिकल में आता है? आर्टिकल 148। इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है? इसमें आपकी जो भी सुप्रीम कोर्ट का एक जो चीफ जस्टिस की जो क्वालिफ़िकेशन होती है, वही इस पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन होती हैं। और क्या है इसमें? ये कब तक के लिए अपॉइंट होते हैं? ये 6 इयर्स के लिए या 65 एज जब तक ये अटेंड ना कर ले तब तक के लिए अपॉइंट होते हैं। इनको अपॉइंट करता कौन है? इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। और ये अपना रेजिग्नेशन भी किसको देते हैं? ये अपना रेजिग्नेशन भी प्रेसिडेंट को ही देते हैं। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए तो इनको क्या ये प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट होते हैं?
मतलब कि क्या इनको कैसे भी मतलब कभी भी जब भी प्रेसिडेंट की इच्छा हो तो क्या निकाला जा सकता है? जी नहीं, इनको नहीं निकाला जा सकता। इन पे सिर्फ और सिर्फ कैसे निकाल सकते हो आप? इन पे इम्पीचमेंट करके ही इनको निकाल सकते हो। ठीक है, तो या तो ये खुद रिज़ाइन कर दें, और रेजिग्नेशन किसको देंगे? प्रेसिडेंट को, या फिर इन पे इम्पीचमेंट का केस चलता है, ये इम्पीच होते हैं। और इम्पीच किन 2 बेसिस पे होते हैं? या तो इनका बिहेवियर ख़राब हो, या इन पे कोई करप्शन का चार्ज हो। और इंडिया के जो अभी प्रेजेंट कैग हैं वो कौन है? जीसी मर्मू। ये जीसी मर्मू। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताइएगा कि जो जीसी मर्मू हैं ये किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर या गवर्नर रहे थे। ठीक है, और मैं आपको बता देती हूँ हिंट के लिए कि ये अभी रिसेंटली यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। और ये जो यूनियन टेरिटरी थी ये भी रिसेंटली फ्रेम हुई थी या रिसेंटली फॉर्म हुई थी बेसिकली। ये कौन से नंबर के कैग हैं? ये अपने 14th नंबर के। तो जो 13th नंबर के कैग थे, वो कौन थे? राजीव महर्षि। कौन थे? राजीव महर्षि। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? कौन सा फ्रेज की बात कर रही हूँ मैं? द फ्रेज इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? ये यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। अब दो चीज़ समझिए, दो चीज़ होती है, एक होती है इक्वालिटी बिफोर लॉ, एक होती है क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ, और एक होती है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं। इक्वालिटी बिफोर लॉ तो कहाँ से लिया गया है? यूके, यूनाइटेड किंगडम से लिया गया है। और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। इक्वालिटी बिफोर लॉ अगर आपने सुना हुआ हो तो ये क्या है आपका? ये क्या है? ये आपके फंडामेंटल राइट्स में आते हैं। ये आर्टिकल 14th जो है वो किस चीज़ से डील करता है? आर्टिकल 14th इक्वालिटी बिफोर लॉ। ओके, अब फंडामेंटल की जब बात हुई है, फंडामेंटल राइट्स की, तो ये बात कर लेते हैं कितने फंडामेंटल राइट्स हैं अपने पास? 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। पहले कितने थे? 7 फंडामेंटल राइट थे। फिर मैं क्यों बोल रही हूँ 6 फंडामेंटल राइट है? क्योंकि जो एक फंडामेंटल राइट था अपना राइट टू प्रॉपर्टी, अब अपना फंडामेंटल राइट नहीं है, उसकी जगह अब वो क्या है? अपना लीगल राइट। क्या है? लीगल राइट। और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये फंडामेंटल राइट से कब निकाला गया है? इसको कब अलग किया गया? तो ये 1978 का जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, 44th अमेंडमेंट, उसमें ये बताया गया कि अब से राइट टू प्रॉपर्टी आपका फंडामेंटल राइट नहीं है, ये आपका लीगल राइट है। क्या है? लीगल राइट है। ओके, तो टोटल कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं? 6। और जो 7वां था राइट टू प्रॉपर्टी, अब वो कहाँ आता है? आपके आर्टिकल 300A में। आर्टिकल 300A में किस आर्टिकल से किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से निकाला गया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। आज के लिए ये क्वेश्चंस आप एक बार रिवाइज कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स, एंड आई रियली होप कि ये वीडियो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आपको बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू सो मच।